नमस्कार किसान भाइयों। गेहूं की फसल हो गई लगभग 40 से 42 दिन की। कल्ले आप देख सकते हैं, लगभग इसके अंदर अभी 22 कल्ले हैं। 22 कल्लों की इस फसल के लिए कौन जिम्मेदार है कि अपन ने पहली सिंचाई के समय कौन से खाद उर्वरक दिए थे, बुआई के समय कौन से खाद उर्वरक दिए थे, इसके ऊपर इसकी 100% इसकी इसके पीछे उन्हीं का हाथ है। लेकिन अगर अपनी फसल में अब अपन दूसरी सिंचाई करने जा रहे हैं, अगर आपकी फसल इस प्रकार से ताकतवर नहीं है, अगर आपकी फसल में पीलापन है, अगर आपकी फसल में इतनी ज़्यादा संख्या में कल्ले नहीं फूट रहे हैं, अभी भी आपका खेत खाली खाली दिख रहा है, जैसा आप ये खेत देख सकते हैं, एकदम ये खेत भरा हुआ है। इस प्रकार से अगर आपके खेत में अगर खेत पूरा भरा हुआ नहीं है, अगर आपकी फसल कमज़ोर है, पर्णहरित का विकास अच्छे से नहीं हो रहा है, कल्ले नहीं फूट रहे हैं, तो ये जो दूसरी सिंचाई है इस समय अगर आप अपन थोड़ा सा ध्यान रखें तो अपने पैदावार काफ़ी शानदार ले सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गेहूं की जो अपन पहली सिंचाई करते हैं वो जितनी महत्वपूर्ण है, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दूसरी सिंचाई। क्योंकि उस समय तो वो जो अपन जड़ों को मजबूत कर रहे होते हैं, इस समय अपन करते हैं पौधे को मजबूत। इस समय ये जो स्टेज हैं, ये एक कल्ले से दूसरा कल्ला, जैसे ये कल्ला है, इससे अगर अपन यहाँ से और ब्रांचिंग होगी, यहाँ से ब्रांचिंग होगी, एक कल्ले से दो कल्ले फूटने की जो स्टेज हैं, ये दूसरी सिंचाई की अवस्था। लगभग अपने लगभग 40 से 42 दिन की फसल होती है तब। और अपने इस समय अभी हमारे इस खेत के अंदर ये लगभग 22 से लेकर 23 कल्ले इस पौधे में हैं। हमारी सिंचाई हो रही है उधर और हमने खाद दे दिया है। तो अपने को इस समय अपने कौन से खाद देने हैं, इसके लिए ये वीडियो आपको शुरुआत से लेके अंत तक देखना है। तो किसान भाइयों, पहली जो चीज़ अपने को करनी है वो है, ये जो अभी अपनी फसल है इसके अंदर अपन सिंचाई कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर लगभग अपनी फसल जब 30 से लेकर 31 दिन की होगी तब आपने खरपतवार नियंत्रण किया होगा। इस समय चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जैसे बथुआ हो गया, पालक घास हो गई, छकड़ी पत्ती वाले खरपतवार जैसे मंडूसी हो गई, चील हो गया, तो इस प्रकार के काफ़ी ज़्यादा खरपतवार इस समय फसल के प्रतिस्पर्धा करते हैं पानी के लिए, जगह के लिए और खाद और उर्वरक के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो उनका नियंत्रण अपन जब तक नहीं करेंगे, जब तक अपन कितना ही फसल को खाद वगैरह दे दें, अपनी फसल कमज़ोर ही रहेगी। तो सबसे पहला काम करना है खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के लिए अपन अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको हल्के से बता दूं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए मेटसल्फिरोन मिथाइल और सकड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए क्लोडोनिफॉप प्रोपार्जिल। ये दोनों अलग अलग भी आते हैं और बहुत सारी कंपनियां इनका मिक्सचर भी बनाती हैं, जैसे यूपीएल का वेचता है, काफ़ी अच्छा है, उसका अच्छा रिजल्ट है। सकड़ी और चौड़ी दोनों पत्ती वाले खरपतवारों के लिए वो नियंत्रण कर सकता है। अब अपन बात करें कि खरपतवार नियंत्रण कर लिया, अब अपन सिंचाई के समय कौन सी खाद दें इसके अंदर। तो सिंचाई के समय जिंक सल्फेट देना है अपने को, यूरिया देना है। इनकी मात्रा की बात करें अपन, सबसे पहले यूरिया की बात करेंगे। यूरिया में अपने को लगभग एक एकड़ के अंदर अपने को लगभग 2 सवा 2 बैग अपने को इस्तेमाल करने रहते हैं पूरे फसल चक्र में। अगर आपने पहली सिंचाई के समय कितना दिया है उस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपने प्रथम सिंचाई के समय 1 बैग दे दिया है, तो अब लगभग 1 बैग अपने को इस सिंचाई में प्रति एकड़ देना है। लगभग 45 किलो प्रति एकड़ अपने को यूरिया देना है। अब एक यूरिया के साथ जो महत्वपूर्ण खाद अपन डालते हैं वो है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट बहुत सारे किसान पहली जो सिंचाई करते हैं उसी समय डाल देते हैं। उस समय डालना ही बेस्ट माना जाता है। उस समय अगर आपने जिंक सल्फेट डाल दिया तो अब नहीं डालना है। और वो अगर आपने उस समय नहीं डाला है तो भी उसका भी एक आगे मैं आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन बताऊंगा। तीसरी चीज़ डालनी है अपने को यूरिया के साथ मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट किसान भाइयों पर्णहरित के निर्माण के लिए मेन रोल निभाता है मैग्नीशियम सल्फेट। और लगभग अपने को 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फेरस सल्फेट डालना है। ये दोनों सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। मैग्नीशियम सल्फेट भी 6 किलोग्राम प्रति एकड़, फेरस सल्फेट भी 6 किलोग्राम प्रति एकड़, और यूरिया लेना है अपने को लगभग 1 बैग 1 एकड़ में। तो इन तीनों का अगर अपन ने मिक्सचर बना दिया और डाल दिया तो आपके क्या क्या होगा, यूरिया से वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट से पर्णहरित का अच्छे से निर्माण होगा, अच्छे से कल्ले फूटेंगे और ज़्यादा कल्ले फूटेंगे, आपकी पत्तियां एकदम चौड़ी रहेगी, मजबूत रहेगी, हरी रहेगी। ये जो तना है, ये स्टेम है, ये आपका मजबूत रहेगा। तो आपकी जो हवा चलेगी अगर माना कि तो भी फसल गिरेगी भी नहीं, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी और पैदावार। और जब अपने बालियाँ आएगी उस समय पौधे को जो ताकत मिलेगी वो आप देखना, आपके जो इसका जो ये रिजल्ट है सूक्ष्म पोषक तत्वों का, ये लगभग अपने को 4-5 दिन में ही देखने को मिल जाएगा।
क्योंकि अगर आपकी फसल अभी कमज़ोर हैं, पत्तियां पीली हो रही हैं, तो आप इन दूसरी सिंचाई के समय इन पोषक तत्वों का आप यूज करते हैं तो आपके लगभग 4-5 दिन में फसल इसी प्रकार मजबूत, एकदम इसके अंदर ब्लैकिश कलर आ रहा है, हरा कलर भी एकदम काला काला सा है, क्योंकि ये ताकत का प्रतीक है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये आपकी फसल हो जाएगी। अब ये तो अपन ने बात कर ली ब्रॉडकास्टिंग, जो अपन हाथ से छिड़कते हैं उन पोषक तत्वों की, उन खादों की जो अपने को दूसरी सिंचाई से पहले अपने को देनी है। अगर ये सिंचाई करने के बाद जैसे अपन ने ये खाद सूखे खेत में छिड़क दिया, सिंचाई कर दी, अब लगभग अपने को 2-4 दिन बाद जब नमी थोड़ी कम हो जाए, खेत में चलने फिरने लायक हो जाए, तब अपने को एक स्प्रे करना है, फोलियर स्प्रे। फोलियर स्प्रे में ये अपने को लेना है NPK 1261 ध्यान से सुनना, NPK 1261 लेना है और लगभग इसकी मात्रा लेनी है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है। 1 किलोग्राम प्रति एकड़ NPK 1261 और 150 लीटर पानी में मिला के अपने को स्प्रे करना है। अब जिन किसान भाइयों ने पहली सिंचाई के समय जिंक सल्फेट नहीं डाला था, वो इस सिंचाई के समय लगभग अपने को चिलेटेड जिंक 100 से लेकर 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसी फोलियर स्प्रे में अपन अप्लाई कर सकते हैं। आपके रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहेगा। गांव में आपकी जैसी फसल है वैसी किसी का नहीं होगी और पैदावार के आप अच्छे से झंडे गाड़ सकोगे, किसी को भी कह सकोगे कि हाँ अपने खेत के ऊपर काफ़ी शानदार फसल है। तो किसान भाइयों, वीडियो कैसा लगा? अधिक से अधिक किसान भाइयों के पास इस वीडियो को शेयर करो ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।